Hello, welcome to all. Let us start with another tutorial on inverse trigonometric functions. Right? Till now we have discussed what is inverse trigonometry. Means inverse कब exist करता है किसी भी फंक्शन का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, उसके डोमेन नीच हम डिस्कस कर चुके हैं. राइट? तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले रिकॉल करते हैं हमने क्या पढ़ा है पिछली क्लासेस में. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 680 डिग्री, ये ऐसे आ सकता है या फिर आ सकता है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस -680 डिग्री. राइट? तो व्हाट विल बी द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, दिस एक्सप्रेशन बेसिकली. तो दोनों सेम बात है. क्यों? क्योंकि कॉस माइनस थीटा इस कॉस थीटा होता है, तो ये तो वापस ही पॉजिटिव दे देगा, यानी हमारे को ये वैल्यू निकालनी है. राइट? अब मैंने डिग्री में इसलिए लिया क्योंकि कुछ बच्चों को रेडियन में प्रॉब्लम होती है, तो पहले से हम एक बार डिग्री में कन्वर्ट करते हैं. तो 680 को हम क्या लिख सकते हैं? 360 के मल्टीपल लिखते थे. अगर आपको याद हो हम 360 के मल्टीपल में एक्सप्रेस करते हैं, तो 360 के बाद 360 का नेक्स्ट मल्टीपल आता है 720, तो हम इसको लिख सकते हैं 720 डिग्री -40 डिग्री. एंड वी नो दैट 360 प्लस 360 720, तो माइनस करेंगे 40 डिग्री, तो ये आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमारा जो आंसर आ जाएगा इस पार्ट का वो आ जाएगा कॉस 720 माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 40 डिग्री. राइट? अब कॉस इन्वर्स की जो रेंज होती थी हमने पढ़ा था, कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा व्हेन थीटा लाइज इन इट्स प्रिंसिपल ब्रांच. और प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती थी? कॉस की 0 से पाई, यानी 0 से 180 डिग्री. ये 180 डिग्री में नहीं आ रहा था इसलिए रिड्यूस किया. अभी कट जाएगा तो आपका आंसर आ गया 40 डिग्री. अगर आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो 40 को पाई में 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 418 से, तो आ जाएगा आपका आंसर 2π/9. तो दिस विल बी योर आंसर. ये हमने पढ़ा था कि इस तरह से हम प्रिंसिपल वैल्यूज को डील करते हैं. राइट? ओके, आगे चलने से पहले आज हम बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक करने वाले हैं. उससे जाने से पहले एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं बेटा, जिसमें ये हमने लास्ट क्लास में करा था, तो अब अगली क्लास में चलने से पहले एक बार रिवाइज कर रहे हैं. एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. अगर आ जाए आपके पास साइन इनवर्स ऑफ cos 33π/5, कैसे करेंगे? यानी ये साइन आ गया, ये कॉस आ गया. तो एक अभी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसमें साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं, बट अगर हमने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी तो हम कैसे करेंगे? स्टार्ट करते हैं. पहले हम इसको रिड्यूस करते हैं बेटा. याद है हमने क्या किया था? cos 33π, तो इसको जनरली मैंने क्या बोला था आपको ना, इसका 5 का मल्टीपल बना दिया करो तो बेटर रहेगा. तो 5 का मल्टीपल 35 भी बन रहा है, इसके नियर बाय 30 भी बन रहा है, तो हम 35 बना लेते हैं जो नियरेस्ट हो. तो हम इसको लिख सकते हैं cos 35π माइनस क्या करेंगे, 33 आ जाए 2π. अब इसको अलग अलग कर लेते हैं /5/5, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन cos 7π, क्योंकि 35 से 5 कटेगा 7π माइनस 2π/5, यानी रिड्यूस होकर ये आ गया आपके पास. 7π का मतलब समझते हैं आप, ये होता है 0 से 1π, 2π क्योंकि 180 डिग्री 360, 3π, 4π, 5, 6 और 7. तो 7π तो ये हो गई लाइन. अब इसे माइनस कर रहे हैं तो माइनस करने में पीछे जाते हैं, यानी हम हो गए आप सेकेंड क्वाड्रेंट में. सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसलिए आंसर आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस कॉस 2π/5. राइट? इतना तो हमने सॉल्व कर दिया. अगर आपको याद है साइन के अंदर अगर नेगेटिव पढ़ा आया था तो क्या किया था हमने? साइन में से नेगेटिव बाहर ले लिया, तो इसको लिख दिया cos 2π/5. अब साइन को cos कैसे बनाएं? क्योंकि ये सेम होना चाहिए तभी तो कैंसिल आउट होगा. तो एक तो अभी ना हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. हम क्या कर सकते हैं? साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं π/2. तो एक तो ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी तक हमने नहीं पढ़ी, या तो इसको पहले ड्राइव कर लें. ठीक है? अगर ड्राइव करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ थीटा को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा. यानी एक तो तरीका ये है, हम इसको ले सकते हैं, ये थीटा मान लेता ना मैं इसको, तो साइन इनवर्स ऑफ थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा, और कॉस इनवर्स ऑफ थीटा मीन्स कॉस ऑफ 2π/5. कॉस कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर आ गया π/2 माइनस 2π/5. और एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 - 4, 5 पाई माइनस 4π पाई
बाई 10, तो आपका आंसर आ जाएगा -π/10। बट अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं करनी, क्योंकि अभी हम नहीं पढ़ी, तो फिर कैसे करेंगे, तो हम इसको भी चेंज कर सकते थे। कैसे करेंगे देखते हैं एक बार। हमारे पास आंसर आया माइनस साइन इनवर्स कॉस 2π/5। अभी पिछले वाले हमने क्या किया केस में, हमने इसको कॉस में कन्वर्ट किया ताकि ये सेम बन जाए। अब हम इसको भी तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते थे, माइनस साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस 2π/5। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन 5π माइनस 4π इस पाई, 5π माइनस 4π पाई अपॉन 10, और पाई साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया -π/10। तो देख लीजिए पिछले वाले पार्ट में भी यही आंसर आया था, -π/10, और इस वाले तरीके से भी ये सेम आया। तो अब दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, राइट। तो ये तो हुआ ये चीज़। अब जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी थी कि साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा π/2 होता है। अब हम ये कैसे मान लें कि ये हमेशा ट्रू होता है, मतलब हमेशा इन द सेंस कि भाई जो थीटा की वैल्यू जो होती है ना डोमेन, उसी में लाई करेगा तो ट्रू होगा। यानी जब थीटा -1 से 1 लाई करेगा तभी ट्रू होगा, क्योंकि इसके अलावा तो कॉस इनवर्स साइन इनवर्स तो डिफाइन ही नहीं होते। बट ये प्रॉपर्टी आई कैसे होगी, साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा π/2 कैसे होता है, तो एक बार देखते हैं। तो मैंने क्या किया, साइन इनवर्स ऑफ थीटा को लेट कर लेते हैं y। तो बेसिकली थीटा हो गया हमारे पास साइन y। अब साइन y को हम लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस y, लिख सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, 90 पे कॉम्प्लीमेंट चेंज होता है, 10th क्लास में पढ़ा था। अब कॉस को जब इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2 माइनस y, और फिर y की वैल्यू साइन इनवर्स थीटा यहाँ पुट कर दी, तो कॉस इनवर्स ऑफ थीटा इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ थीटा। साइन इनवर्स ऑफ थीटा इधर आ जाएगा, तो आपकी प्रॉपर्टी डराइव होगी कि साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा π/2 होता है। तो ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है। सेम बात यही प्रॉपर्टी इधर भी लगती है, tan इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉट इनवर्स ऑफ थीटा इक्वल टू π/2। बट ये कब एप्लीकेबल है, तो डोमेन याद करो। तो इसके अंदर थीटा का डोमेन होता था ऑल रियल नंबर, तो यानी ये प्रॉपर्टी सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होती है। ऐसे ही सेक और कॉसेक, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट ऑल्सो कि ये भी π/2 होता है। और ये कब डिफाइन होता है, इसके डोमेन में। और इसका डोमेन क्या था अगर आपको याद हो, थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, राइट। तो आपने ये 3 रिजल्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट टाइम अभी हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो इस बार एक क्वेश्चन आ गया तो हमने इसको डिस्कस कर लिया, राइट। अभी हम इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। ओके चलते हैं। और हमने अभी पिछला रिकॉल तो कर लिया। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है माइंड में कि देखिए कि आपको ये सब पिछला वाला याद है कि नहीं याद है। tan ऑफ tan इनवर्स -4 क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया था तो ज़्यादातर बच्चे, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने इन्वर्स बाहर नहीं लिखा है, tan बाहर है, इन्वर्स अंदर है। तो ज़्यादातर बच्चे इसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, ये करने है, राइट। बट अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ थीटा जो होता है वो तो थीटा ही होता है फॉर और वैल्यू ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा का tan का जो डोमेन होता है वो होता है ऑल रियल नंबर्स, है ना, एक्सेप्ट π/2 और -π/2 जो वो जो होते हैं आपके। याद है क्या पढ़ा था हमने, साइन थीटा tan थीटा को लिखते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा डिफाइन कहाँ नहीं है, कहाँ डिफाइन नहीं है, जब कॉस थीटा 0 होगा। और कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा जो होता है आपके पास ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है बेसिकली, ना, π/2 के मल्टीपल पे। अदरवाइज ये हमेशा थीटा रहता है। तो उसी लॉजिक से तो ये तो -4 तो है ना, तो पाई का मल्टीपल आ रहा है, तो हम कह सकते थे इसका आंसर सीधा आ जाएगा -4। यानी इसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो हम कहेंगे कि tan ऑफ tan इनवर्स थीटा रहता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ रियल वैल्यूज एक्सेप्ट दूस वैल्यूज जिसमें वो 0 होता है, और वो तो यहाँ नहीं आ रही ना, तो इसका आंसर -4 आ सकता था। और क्वेश्चंस करेंगे अभी आगे ट्यूटोरियल्स में। एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है
मिसलेनियस एक्सरसाइज उसका एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है कि विच इज़ ग्रेटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच इज़ ग्रेटर, दोनों में से कौन सा बड़ा है, tan 1 और tan इनवर्स ऑफ 1। ये आपका बोर्ड्स में भी आ सकता है 2 मार्क का क्वेश्चन कि tan 1 इज़ ग्रेटर और tan इनवर्स 1 इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो tan के बारे में कभी आपने ग्राफ पढ़ा हो तो tan का ग्राफ ना ऐसे जाता था -π/2 पे नॉट डिफाइन, π/2 पे नॉट डिफाइन, तो इस तरह जाता था। हम इसको ग्राफिकली समझते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा है बेटा, हमेशा कॉन्टीन्यूसली इसमें ऊपर ही जा रहा है, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। या आप AOD में भी पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग मतलब सिर्फ ऊपर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। तो tan x जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, और इंक्रीजिंग फंक्शन की एक और डेफिनेशन होती है कि अगर x 2x में से एक x x2 से बड़ा है तो बड़ी वैल्यू पे बड़ा ही आंसर आएगा, तभी तो ऊपर जाएगा। मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ, मतलब क्या कहने का, ग्राफ इंक्रीज कब करेगा, जब मान लेते हैं ये हमारे पास 2 वैल्यू है, ये x1 है, ये x2 है, तो अगर x1 x2 से बड़ा है तो ग्राफ ऊपर कब जाएगा, जब यहाँ पे वैल्यू बड़ी होगी इसके कंपेरेटिवली, तभी तो ऊपर जाएगा। तो बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है कि अगर x1 इज़ मोर देन x2 तो tan x1 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन tan x2, यानी बड़ी वैल्यू पे फंक्शन की बड़ी वैल्यू आती है, छोटी वैल्यू ऑफ x पे फंक्शन की छोटी वैल्यू ऑफ x आती है। ठीक है, तो ये मैंने क्यों बताया आपको, क्यों बताया, देखें हमें रिलेशन निकालना था tan 1 बड़ा है या tan इनवर्स बड़ा है, राइट। तो ध्यान से देखिए, अब मैं कैसे रिलेशन बनाऊंगा, पहले आप ये बताओ कि 1 और π/4 में से कौन सा बिगर है। ठीक है, तो पाई की तो वैल्यू होती है 3.14, तो जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये तो ऑब्वियसली 1 से लेस आ गया, तो इसका मतलब 1 बड़ी है वैल्यू 3.14/4 से, यानी 1 बड़ा है π/4 से। सही बात है मेरा लॉजिक, कि पाई जो होता है वो 3.14 होता है, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 0.75 के आसपास जो भी आएगा, बट 1 से छोटा रहेगा ना, तो 1 बड़ा है π/4 से। अब क्योंकि tan इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इस बड़ी वैल्यू पे tan की वैल्यू भी बड़ी रहेगी, यानी tan 1 tan π/4 से बड़ा रहेगा, यानी tan 1 और tan π/4 मतलब 45 डिग्री 1 से बड़ा रहेगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखो आप जरा, क्या देखें, tan 1 इज ग्रेटर देन 1 और 1 ग्रेटर देन π/4, यानी A B से ग्रेटर है और B C से ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली A C से ग्रेटर रहेगा। तो उसी लॉजिक से tan 1 इज़ मोर देन 1 एंड 1 इज़ मोर देन π/4, तो इसका मतलब tan 1 मोर देन π/4 हो गया, और π/4 को हम ले सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1, तो इसका मतलब क्या हो गया कि tan 1 इज़ मोर देन tan इनवर्स ऑफ 1, यानी ये ग्रेटर है और ये उससे स्मॉलर है, राइट। तो ये सब तो अभी तक हमने पढ़ा था जो उसके बेस पे हमने क्वेश्चंस किए। आज हम क्वेश्चंस करेंगे डोमेन रेंज पे। जहाँ कई बार क्वेश्चन इन्वर्स क्या आते हैं कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, तो कैसे करेंगे बेटा, फाइंड द डोमेन। हो सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए या 2 का, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले आता है आपके पास फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ -x²। अब आपको याद है साइन का डोमेन क्या था, साइन इनवर्स से थीटा का जो डोमेन होता है वो होता है थीटा बिलोंग्स टू -1 to 1, यानी ये -x² जो है थीटा, ये -1 से 1 के बीच लाई करेगा। अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये -1 1 बन जाएगा, ये 1 -1 बन जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यानी x² -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब x² तो नेगेटिव होता नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x² लाई करेगा 0 से 1। ठीक है, अब x² तो 0 से बड़ा होता ही है, तो यानी बेसिकली सिर्फ हम कह सकते हैं कि जो x² होगा वो 1 से छोटा होगा, राइट। तो x² अगर 1 से छोटा है तो इसको ले सकते हैं x² - 1 लेस देन 0 होगा, इसके फैक्टर बना लिए। अब इसका देवी का मेथड लगाएंगे, ये -∞, ये +∞, ये -1, ये 1।
वीवीकर मेथड में हमने पढ़ा था एक्सट्रीम राइट पे हम प्लस साइन देते हैं, फिर माइनस, फिर प्लस, क्योंकि सबकी पावर ऑड है इसलिए साइन चेंज हो रहा है। अब क्योंकि ये लेस देन 0 है यानी हमें नेगेटिव वाला रीजन देखना है, तो इसका मतलब x -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो हम कहेंगे x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -1 से 1, यानी हमारा जो डोमेन आ गया इस फंक्शन का वो आ गया डोमेन ऑफ f -1 to 1। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। एक और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, एक और आसान सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं। f(x) = साइन इनवर्स ऑफ 2x। सेम लॉजिक कि जो 2x है इट मस्ट बी लाइज बिटवीन -1 to 1। ठीक बात, क्योंकि साइन इनवर्स थीटा जो है थीटा लाई करता है -1 से 1, तो 2 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2 से 1/2। इसका मतलब डोमेन क्या आ गया हमारे फंक्शन का कि x की जो वैल्यू होगी वो -½ से लेके ½ लाई करेगी। तो इस तरह से हम डोमेन निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन करें। कई बार क्या होता है हमारे पास ना प्लस या माइनस में दो फंक्शन आ जाते हैं, तो आगे जैसे साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस x। तो जब भी दो फंक्शन आते हैं तो हम क्या करना होता है, हम इसका डोमेन निकालते हैं, लेट से d1, इसका डोमेन निकालते हैं d2, और हमारे फंक्शन का जो डोमेन होता है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है, कॉमन पार्ट, क्योंकि हमें वही वाली वैल्यू पुट करनी होती है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो क्योंकि साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो क्या आ रहा है -1 to 1। cos x तो हर जगह डिफाइन होता है, cos x का डोमेन आ रहा है ऑल रियल नंबर, ऑब्वियसली ये इसके अंदर है, ये वाला सेट जो है r का पार्ट है, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा, ऑब्वियसली छोटा वाला पार्ट। छोटा वाला पार्ट मतलब स्मॉलेस्ट सेट यानी -1 to 1। तो हमारे फंक्शन का जो डोमेन बन जाएगा वो बन जाएगा -1 to 1। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, सिर्फ आपको कंसेप्ट लगाने होते हैं, राइट। एक और देखते हैं क्वेश्चन सेम पैटर्न पे। f(x) = cos इनवर्स x² - 4। तो जैसे ही साइन इनवर्स का डोमेन होता है वैसे ही कॉस का होता है, तो इसमें भी सेम हो जाएगा कि थीटा जो होगा वो लाई करना चाहिए -1 to 1। तो x² - 4 जो होगा वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो पहले -4 हटाएंगे, तो -4 हटाने के लिए 4 ऐड किया तो ये आ गया 3, ये आ गया 5। तो यहाँ पे दो कंडीशन आई हमारे पास, एक तो आ गया कि x² 3 से बड़ा होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं x - √3 और x + √3, क्योंकि जब मैं 3 को दिलाऊंगा और 3 को लिख दूंगा √3 का स्क्वायर, तो a² - b² का फॉर्मूला लगा दिया। तो वेवीकर मेथड लगाया हमने, -√3 + √3 प्लस माइनस प्लस, क्योंकि हमारा बड़ा आंसर है, पॉजिटिव आंसर है, इसलिए प्लस वाला रीजन हम कर देंगे। अब इस पे आते हैं ज़रा। दूसरी कंडीशन क्या आ रही है कि x² 5 से छोटा है, यानी x - √5 और x + √5 0 से छोटा है। इसको भी नंबर लाइन पे बनाते हैं, तो मैं क्या करूँगा ना, कॉमन नंबर लाइन बना दूंगा बेटा। कॉमन नंबर लाइन मतलब जिसपे -√3 और √3 आ रहा था और √5 और -√5 आ जाएगा। इस वाले से आंसर आ रहा था हमारा कि x √3 से बड़ा होगा या x -√3 से छोटा होगा। और इधर से क्या आ रहा है कि ये माइनस, आपको याद है पहले इसका भी मैं समझाया था मैं, जब हम -√5 से √5 के बीच में नंबर बनाएंगे ना, तो हम क्या करते हैं वेवीकर मेथड में, प्लस साइन दिया फिर माइनस फिर प्लस, क्योंकि लेस देन 0 है तो नेगेटिव वाला आंसर आ गया। यानी इस केस में हमारा आंसर ये आ रहा है। एक बार बताता हूँ जरा, अलग अलग कलर करके कर देते ना। इस वाले का जो डोमेन आ रहा था यहाँ से, वो आ रहा था कि x लाई करेगा इस रीजन में, x -√3 से छोटा होगा या √3 से बड़ा होगा, राइट। और इस वाले का आंसर आ रहा है कि x -√5 से +√5 आएगा। तो हमें तो कॉमन रीजन देखना होता है, तो कॉमन रीजन दिख रहा है वो कौन सा हो रहा है, कॉमन रीजन आ रहा है आपके पास ये वाला पार्ट, यहाँ पे दोनों आ रहा है और इस वाले में। तो जो हमारा डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ लिखते तो मैं, डोमेन हो जाएगा आपका x लाइज बिटवीन -√5 to -√3 यूनियन √3 to √5, राइट।
तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ रहे क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जरा, सेम और क्वेश्चन करते हैं। एक आगे क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस वन। सेम लॉजिक कि थीटा शुड बी लाइज बिटवीन -1 to 1, बट रूट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका कोई लॉजिक है नहीं वैसे। इसका मतलब ये रूट हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये हमेशा लाई करेगा -1 से 1 के 1 से 0 के बीच में। 1 ऐड कर देते हैं तो 0 + 1, तो x लाई करेगा 1 to 2। तो x अगर 1 से लेकर 2 के बीच में है तब ये डिफाइन होगा। तो हमारा जो डोमेन आ गया वो इस फंक्शन का आ गया 1 से लेके 2 तक। एक और क्वेश्चन करते हैं सही। एफ एक्स आ गया हमारे पास cos इनवर्स 2x - 1। सेम लॉजिक कि 2x - 1 जो होगा वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। 1 ऐड कर देते दोनों साइड, तो 0, 2x और 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हर जगह करेंगे 0/2 या 2/2। तो हमारा जो डोमेन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा इस फंक्शन का कि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेंगी। ठीक है, ये तो गए बेसिक क्वेश्चन। अब करते हैं कुछ ट्रिकी से क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे, थोड़ा सा इसको हायर लेवल पे ले जाते हैं थोड़ा सा। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ दी डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स पता है आपको, GI। लॉजिक तो वही रहेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा, यानी ये जो एंगल है थीटा, ये -1 से 1 के बीच वाला ही करेंगे। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की हम क्या रेंज निकाल देते हैं, हम कहेंगे कि इसका मतलब हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 3 ही आंसर देता है, मतलब इंटीजर आंसर ही देता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा -1 हो सकता है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, इनके बीच में जो इंटीजर्स आ रहे हैं, राइट। अब हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 कब देता था, याद आपको हमने पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो हमारा -1 देता है जब x लाई करता है -1 से लेके 0 के बीच में। 0 को आंसर देता है जब x लाई करता है 0 से लेके 1 के बीच में, और 1 आंसर देता है जब लाई करता है 1 से लेके 2 के बीच में, राइट। तो ये 3 आंसर कब आएंगे, जब हमारे x इनके बीच में लाई करेंगे। तो इन तीनों को जब हमने डोमेन डिफाइन किया तो हमने पढ़ा कि जो x की वैल्यू होगी वो -1 से 2 के बीच में होगी, क्योंकि जैसे आप 2 से लेस नंबर पुट करेंगे, मान लेते हैं 1.99 कर दिया तो 1 दे देगा और ये डिफाइन हो जाएगा। यानी इसका डोमेन हो जाएगा -1 क्लोज ब्रैकेट और 2। -1 पे ओपन ब्रैकेट नहीं आ सकता क्योंकि -1 से फिर छोटे वैल्यू पे जाओगे तो फिर -1 आंसर नहीं देंगे, ठीक है ना। क्योंकि -1 से जैसे ही छोटा आंसर, -1 पे भी तो बेसिकली मैंने क्लोज इसलिए लगाया क्योंकि -1 पे भी तो -1 आंसर आएगा तो काउंट हो जाएगा, राइट। इसी में एक और क्वेश्चन करते हैं, CBSE लेवल का नहीं है बट हो सकता है कम्पिटिटिव लेवल पे आ जाए कि व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स दिस कर्ली ब्रैकेट। इसको कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब होता है जो हमारे को डेसिमल पार्ट देता है, यानी कोई भी नंबर है जैसे 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो 0.3 हो जाएगा, ये बाद वाला पार्ट डेसिमल पार्ट। तो हमें पता है कि डेसिमल पार्ट जो होता है ये आपने पढ़ा हुआ 11th क्लास में, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है। कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट 1 नहीं हो सकता क्योंकि जैसे ही 1 हो जाएगा कोई नंबर तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ जाएगा अपने आप ही, क्योंकि फ्रैक्शन मतलब डेसिमल वाला पार्ट। तो जैसे 2 था तो 2.9 पे फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.9 होगा, 2.99 पे फ्रैक्शनल पार्ट 0.99 होगा, बट जैसे ही वो 3 हो जाएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा, राइट। तो ये कंसेप्ट को जो हम लगाएंगे थीटा जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, तो हम कहेंगे भी -1 तो हो ही नहीं सकता फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा लाई करता है 0 से 1 के बीच में, तो यानी इसमें 1 नहीं हो सकता ये पार्ट कभी, और -1 नहीं हो सकता। तो ये कब होता है हम देखेंगे, तो ये तो हर x के लिए होता है। तो इसका मतलब हम इसमें x को कुछ भी पुट कर सकते हैं क्योंकि हमेशा आंसर -1 से 1 के बीच में लाई करेगा जो इसके अकॉर्डिंग, जबकि होगा ही नहीं तो 0 से 1 के बीच में हमेशा ही आंसर आएगा। तो इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स। हम x कुछ भी पुट कर दें तो आंसर हमेशा -1 ही आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट हमेशा जो होता है वो -1 से 1 के बीच में, यानी 0 से 1 के बीच में देता है, मतलब इस कॉस के लिए वो हमेशा उसकी पर्टिकुलर रेंज में आएगा। ओके, चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन पे और, या एक और करते हैं, 2 क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन करेंगे जरा।
आ जाए साइन इनवर्स ऑफ ई एक्स। सेम लॉजिक कि ई एक्स जो होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए थीटा। अगर आपने कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा हो तो ई एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ये होता है y इक्वल टू ई एक्स एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो आप नोट करें कभी भी ये y एक्सिस से नीचे नहीं जाता, x एक्सिस से नीचे नहीं जाता, मतलब y की वैल्यू कभी 0 नहीं होती, कभी नेगेटिव नहीं होती, यानी ई एक्स हमेशा 0 से बड़ा रहता है। तो यार इस केस में हमारा जो -1 से 1 के बीच में आंसर है वो हमेशा 0 से ऊपर होगा और 1 से छोटा होगा, बेसिकली हम ये चाहते हैं, ठीक है ना। तो हमारा ग्राफ 0 से बड़ा और 1 से छोटा कब है, देखें इस वाले पर्टिकुलर रीजन में कहाँ है, तो सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1 हो जाता है, इसके बाद तो ये 1 से ऊपर हो रहा है। 1 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एनीथिंग रेस्ट पावर 0 इज़ 1। तो y एक्सिस पे x 0 होता है, तो जैसे ही मैंने x को 0 पुट किया e रेस्ट पर 0 1 हो गया, यानी यहाँ पे ये 1 होता है। तो यानी 0 से 1 किस रेंज में आ रहा है, सिर्फ इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में। तो हम कहेंगे इसका मतलब हो गया कि x सिर्फ इस वाले पार्ट में लाई करना चाहिए, इस वाले पार्ट में मतलब सिर्फ नेगेटिव होना चाहिए। तो कहेंगे x जो होगा वो बिलोंग्स टू होगा -∞ से 0, यानी x नेगेटिव होगा तभी। तो इसका डोमेन हो गया -∞ से 0। अब 0 पे क्योंकि हमें 1 आंसर आ सकता है तो 0 पे क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछे जा सकते हैं। ओके, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। f(x) लिया हमने cos इनवर्स 2x/1 + x। लॉजिक वही रहेगा कि जो एंगल है 2x/1 + x दैट मस्ट बी लाइज बिटवीन -1 to 1। तो दो कंडीशन आ गई कि पहले ये -1 से लेस होगा तो क्या आएगा, इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मैंने पढ़ा हुआ, मैंने अपने वेविकर मेथड असाइनमेंट में क्वेश्चन में ट्यूटोरियल में भी किया था डिस्कस, क्योंकि ये माइनस हमें नहीं पता है नेगेटिव है प्लस है, इसलिए -1 को चले जाते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास आ गया कि 3x + 1/x + 1 0 से ग्रेटर है। इसको कैसे सॉल्व करते थे कि जो भी नंबर नीचे होता है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और फिर उसको उधर ले जाते हैं। तो इसको वेविकर मेथड से देखेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखें कि x जो होगा यहाँ पे सॉल्यूशन आ रहा है -1 और -1/3। -1 छोटा है और -1/3 उससे बड़ा है, तो प्लस माइनस प्लस, तो हम >0 में हमारा ये वाला पार्ट आंसर आ जाएगा और ये वाला। ये तो हुआ एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी कि 2x/1 + x < 1 होना चाहिए, तो 1 को इधर ले आते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2x - x - 1 2x - x - 1, तो ये आ जाएगा x - 1/x + 1। इसको भी ऊपर x + 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, वेविकर मेथड लगाएंगे तो ये आ रहा है -1, ये आ रहा है 1 प्लस माइनस प्लस। तो 0 से छोटा कब है, इस वाले रीजन में, तो हमारा आंसर -1 से 1 आ गया। अब इसको कंबाइन कैसे करें, कंबाइंड तो देखते हैं एक बार जरा, एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ इस वाले पार्ट को, यहाँ नंबर लाइन बना लेते हैं। ओके, तो हमारे जो आंसर आ रहे थे फर्स्ट केस से आंसर आ रहा है हमारा -1 और 1/3 माइनस का, और यहाँ आ रहा है -1 और 1। ओके, देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आ रहा है वो कह रहा है कि आंसर आएगा -1/3 से बड़ा, यानी इस वाले रीजन में, और -1 से छोटा इस वाले रीजन में। यहाँ पे हमारा x होना चाहिए, राइट। सेकंड वाला क्या कह रहा है, देखिए सेकंड वाला ले लेते हैं। ये कह रहा है -1 से 1 के बीच लाई करना चाहिए, यानी यहाँ पे आंसर हमारा ये आंसर आना चाहिए। तो कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है कौन सा आ रहा है, कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट यहाँ तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ये जहाँ ख़त्म हो रहा है वो, क्योंकि अब हमें वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू आ रही है, तो हम कह सकते हैं कॉमन पार्ट ये वाला आ रहा है हमारा, राइट। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँ यहाँ पे, क्योंकि x + 1 अपॉन में आ रहा था तो हमने पहली बात x + 1 को -1 भी नहीं लेंगे, राइट।
क्योंकि x + 1 - 1 देंगे तो x 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, इसलिए ये वाला पार्ट जो कॉमन था इसको तो काट देंगे। तो इसके अलावा कॉमन कौन सा रीजन दिखा, सिर्फ ये वाला पार्ट, तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा, यानी इस फंक्शन का डोमेन आएगा आपका -1/3 से लेके 1/3 तक। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ट्राई करेगा। तो हमने इस बार बेसिकली पर्टिकुलर ध्यान दिया डोमेन पे निकालने पे, इसी तरह से हम रेंज भी निकाल सकते हैं, पहले डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हमने एग्जाम्पल एनसीईआरटी क्वेश्चन भी किया और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी किए। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा मैसेज बॉक्स में। थैंक यू सो मच।